हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। अब तक की क्लासेस में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने 1919 तक का एक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम 1935 के एक्ट की बात करेंगे। ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट था। इसमें तकरीबन 321 सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल्स थे। इसी ने एज इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी वर्क करा है जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। इस एक्ट के फीचर्स क्या थे? तो इसने फाइनली फेडरेशन बना ही दिया। हमारी जो डिमांड चल रही थी कि हमें एक फेडरेशन चाहिए, वो हमें मिल गया। इसमें आप देखोगे पावर को डिवाइड कर दिया गया था सेंटर और स्टेट्स के बीच में 3 लिस्ट बनाकर, और कॉन्करेंट लिस्ट की जो रेसिड्यूरी पावर्स थी वो गवर्नर को दे दी गई थी, है ना। तो पहली बार डिवीज़न ऑफ पावर कर दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पर ये पॉइंट फिर से है, सॉरी फॉर द प्रीवियस लाइन। फेडरेशन की डिमांड हुई, फेडरेशन की इस बार हमारे लिए डिवीज़न ऑफ पावर तो कर दिया गया, लेकिन फिर से वही लफड़ा हो गया। प्रिंसली स्टेट्स मानने को तैयार नहीं थे, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, तो हमारा फेडरेशन नहीं बन पाया। इसके बाद आप पढ़ोगे डायआर्की के बारे में। जो डायआर्की है उसे प्रोविंशियल लेवल पर भी ला दिया गया, जिसकी वजह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिली। अपने मामलों में अब वो खुद ही लॉज बना सकते थे। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें प्रोविंसेस में देखने को मिली। जो 1919 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड थी, एटलीस्ट वो तो पूरी हो गई इस एक्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखोगे डायआर्की को सेंटर लेवल पे भी लगाया गया था। फेडरल सब्जेक्ट को ऐसे ही डिवाइड कर दिया गया रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड में, बाकी ये लागू नहीं हो सका। इसके बाद आता है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म लाया गया 11 प्रोविंसेस के अंदर, जिनमें 2 हाउसेस बनाए गए थे। इसके बाद आया कि जो पहले कम्युनल फ्रेंचाइजी दी थी, है ना, रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड कराया गया, उसको अब और आगे बढ़ा दिया गया। पहले तो बात की जा रही थी कि मुस्लिम्स को दे दिया, सिख को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया, अब ये महिलाओं को, लेबर को, सबको प्रोवाइड कराया गया। इसने जो पुराना एक्ट था उसे एबॉलिश कर दिया 1858 का, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का बाहर, उसे एक टीम दी गई सलाहकारों की। अब तक जो वोटिंग राइट था वो बहुत ही कम था, लेकिन अब 14% पे पहुंच गया, पहले 3% था। इसने एक आरबीआई की स्थापना की, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, भारत के मामले देखने के लिए। इसने फेडरल पब्लिक सर्विस की स्थापना की बात करी। एक प्रोविंशियल लेवल पे भी बनाया जाएगा और एक सेंट्रल लेवल पे बनाया जाएगा। जो प्रोविंशियल है उसमें 2 बनाए जा सकते हैं, एक जॉइंट वाला भी बनाया जा सकता है। इसने पहली बार फेडरल कोर्ट की स्थापना करी 1937 में। स्थापना करनी चाहिए बट हो नहीं पाया था। रीज़न वही था कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। जो पुराना प्रिकर्सर कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, उसके सक्सेसर के रूप में से आना था, बट ये आ नहीं पाया था। बाकी बाद में तो ये आया ही है 50s के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पर नहीं आ पाया था, क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना रहे हैं, फेडरेशन बनने का मौका ही नहीं मिला, प्रिंसली स्टेट्स मान नहीं रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नया कैसे आ पाता, तो वो पॉइंट है। बाकी लिखा तो है विच वॉज सेटअप इन 1937। इस एक्ट का प्रोविज़न था, बाकी वो हो नहीं पाया। इसने बर्मा को सेपरेट कर दिया इंडिया से, उड़ीसा और सिंध को शामिल कर लिया, मतलब उड़ीसा और सिंध नए प्रोविंसेस बनाए गए थे उस टाइम पे। इसने माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा। इसने एक रेलवे अथॉरिटी बनाई रेलवेज़ की देखरेख के लिए। इसने
ऑडिटर जनरल का पोस्ट बनाया ऑडिट करने के लिए प्रोविंसेस और फेडरेशन के अकाउंट्स को। कहीं ना कहीं आप कैग भी देख रहे हो आते हुए। फिर अब बारी आती है 47 का एक्ट। अब तक की जो ये 35 का एक्ट था इसने बहुत सारे प्रोविज़न करे, लेकिन काफ़ी कुछ सफल थे, काफ़ी कुछ सफल नहीं भी थे। इस एक्ट की कुछ कमियां तो रही ही है, हर चीज़ लागू नहीं हो पाई। 1919 में जो फेडरेशन की डिमांड थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाई 1935 में, लेकिन हाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़रूर मिल गई थी इस बार। अब हम बात करेंगे आज़ादी का टाइम आ गया 1947। 1947 हमारी आज़ादी। 20 अगस्त 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा 30 जून 1948 को, और पावर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा भारतीयों को। मतलब इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स को भागने की बहुत जल्दी थी। अब तक तो ये था कि रुके हुए हैं, एक्ट बनाए जा रहे हैं कि अभी तो और रूल करना है हमें भारतीयों पर, लेकिन अचानक से डिसाइड हो गया भैया अब तो निकलना है। और निकलना है तो ये भी नहीं सोचा कि क्या मारकाट मच रही है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, दे डजेंट केयर, उन्हें अब बस अपना निकलना था। यह अनाउंसमेंट हो गई। मुस्लिम लीग को गुस्सा आ गया कि भैया आप तो जा रहे हो, हमारी डिमांड फुलफ़िल करके जाओ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया साफ कह दिया, जो आप संविधान बनाओगे वो ज़रूरी नहीं है कि सब पर लागू हो, जो स्टेट एक्सेप्ट करेगी उस पर ही लागू हो सकता है। और माउंटबेटन को भेज दिया गया। माउंटबेटन प्लान लेकर आए एक। उस प्लान में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को बोला गया आप अपने अलग अलग देश बना लो। 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट होगा। इसके कुछ फीचर्स रहेंगे। ब्रिटिश रूल जो है भारत में वो ख़त्म हो गया और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। 1947 अगस्त 15 से इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा और पार्टीशन होगा, 2 देश बनेंगे। साथ ही वॉइसरॉय का पोस्ट ख़त्म करके गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया, जो कि पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी या भारतीयों की जो प्रोविंशियल भारतीयों की जो असेंबलीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव है, उनके ऑर्डर पे चलेगी। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। गवर्नर जनरल भारतीयों के अनुसार ही काम करेगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 2 डोमिनियंस, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ 2 डोमिनियंस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी कानून वगैरह होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उनको ख़त्म करने की पावर, उनको चेंज करने की पावर भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को दे दी गई, जो भारत और पाकिस्तान की होगी। अपनी टेरिटरी के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। जब तक वो जाते नहीं है तब तक, मतलब जब तक आपका संविधान नहीं बनता है, आप अपने अनुसार जो 35 का एक्ट है उसे अमेंड कर करके यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ऑफिस जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसे ख़त्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फंक्शंस ख़त्म कर दिए गए। ब्रिटिश पैरामाउंसी जो अब तक चलती आ रही थी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो ख़त्म हो गई। प्रिंसली स्टेट को बोला गया आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे भारत चाहे पाकिस्तान। पूरी तरह से जो ब्रिटिश मोनार्क था उसके राइट्स ख़त्म कर दिए भारत के ऊपर, किसी भी कानून को बनाने, उसे ख़त्म करने के ऊपर। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है या प्रोविंशियल गवर्नर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे और उनको सिर्फ़ और सिर्फ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करना है। और एम्परर ऑफ इंडिया जो है उनको रॉयल टाइटल से हटा दिया गया। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन थे उनको टाइटल मिले हुए थे कि वो एम्परर ऑफ इंडिया है, अब उसे ख़त्म कर दिया गया। और मतलब जो अब तक की सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स थे, उनको जो सर्विसेज मिल रही थी, गाड़ी बंगला, जो भी चीज़ें मिल रही होंगी वो सब कंटिन्यू रही। बाकी
जो पुराना प्रोसेस था रिज़र्वेशन वगैरह और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके लिए जो बंदोबस्त किया गया था वो सब पोस्ट ख़त्म कर दी गई और 14-15 रात की मध्य रात के टाइम पर ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया। पावर 2 डोमिनियंस में ट्रांसफ़र हो गई। माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। जो मेंबर्स थे इंतरिम गवर्नमेंट के वो हमें लक्ष्मीकांत बुक में दिखा रखे हैं, ये आप देख सकते हो। ये इंतरिम गवर्नमेंट के हमारे मेंबर्स हैं। यहाँ पर आप चेक करो, ये फर्स्ट कैबिनेट थी, कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिली है वो दिखा रखा है फर्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। बाकी ये लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने पढ़ा। हमने अब तक 1947 तक भारत की आज़ादी तक का 7th एडिशन कंप्लीट कर लिया है। ये यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हो, चाहे यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हो, एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है इस बुक को पढ़ना। सो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, फॉर लो एंट्रेंसेस भी ये बहुत अच्छी बुक है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।